हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण अलरेजा आप सभी लोगों का विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को कैसे पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फिर हम लोगों ने जो है इसको पार्टीशन मेथड भी देखा था, और फिर कोफिशिएंट मेथड के भी एक दो क्वेश्चंस देखे थे। तो आज कोफिशिएंट मेथड को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चनों से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 30 कॉइन्स ऑफ ₹1 each be given to 6 persons so that none of them receive less than 4 coins, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमें कम से कम 4 सिक्के हर पर्सन को जरूर देने हैं, ठीक है। और हमारे पास टोटल सिक्के जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो कितने हैं, मेरे पास 30। तो अब यहाँ पर अगर पहले पर्सन को x1, दूसरे को x2, तीसरे को x3, चौथे को x4, पांचवें को x5 और छठे को x6 सिक्के मिल रहे हैं, और टोटल हमें 30 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो हमने मान लिया कि यार पहले से ही इन सबको 4 तो देने ही थे कम से कम, ठीक है। तो 4 से कम नहीं देने थे, तो 4 दे सकते हैं, 5 दे दें, जितने भी ज़्यादा से दे सकें, ठीक है। तो हमने कहा यार यहाँ पर सबको अगर 4-4 पहले से ही दे दिए जाएं, ठीक है। तो अब सबको अगर हम 4-4 दे दें 30 में से, कि सबको इसको भी 4 दे दिए जाए, फिर इसको भी 4 दे दिए जाए, और इसको भी 4 दे दिया जाए, तो 4-4 ये सबको हमने सिक्के पहले से ही दे दिए। तो आइडेंटिकल सिक्के हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से 4 सिक्के दे रहे, ठीक है। तो अब मेरे पास जो है टोटल 24 सिक्के कम हो गए, तो ये 6 कॉइन ऐसे बच गए मेरे पास। अब इन 6 कॉइन्स को नॉन नेगेटिव तरीके से बांट दो। कैसे बांटेंगे? 6 आइडेंटिकल थिंग्स हैं, और उसको मैं 6 लोगों में बांटना है। तो कितने पार्टीशन चाहिए होंगे मेरे को? 5 पार्टीशन, जितने प्लस के साइन दिख रहे हैं, ठीक है। तो प्लस के साइन कितने दिख रहे हैं यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5। तो लास्ट क्लास में देखा था कि हमको 6 चीज़ों को बांटना है 6 लोगों में, तो यहाँ पे 6 पार्टीशन, 5 पार्टीशन की जरूरत पड़ रही है। तो मेरा आंसर कैसे निकल जाता था? 6 + 5 C5, ठीक है। तो गेंदे प्लस पार्टीशन सी गेंदे, या पार्टीशन तो गेंदे प्लस पार्टीशन सी पार्टीशन, ठीक है। क्योंकि एनसीआर के लिए एनसी एन आर होती है, तुम 11C5 लिखो या 11C6 लिखो, फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 11C5 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर 462 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 462, ठीक है। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं कि यार ABC नेचुरल नंबर है जिसका सम जो है 21 आ रहा है, तो इसके कितने ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे A, B, C के। तो अगर ABC AP में है तो A + C की वैल्यू 2B आएगी, तो इसका मतलब है कि A + B + C की वैल्यू 3B आएगी, और 3B की वैल्यू 21 है, तो B कंफर्म हो गया कि 7 आएगा। ये जितने भी ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे उन सब में B फिक्स है, 7 आएगा, ठीक है। अच्छा, A और C का सम कितना आना चाहिए? 14, क्योंकि B तो 7 हो ही गया, ठीक है। अब इसके अगर हम यहाँ पर नेचुरल नंबर के सोल्यूशन देख रहे हैं तो कम से कम A और C को एक तो लेना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है यार, एक इनको दे दिया जाए, एक इनको दे दिया जाए, तो मेरे पास बचेंगे 12 लोग, और 12 को नॉन नेगेटिव तरीके से बांट दिया जाए तो क्या जाएगा? एक प्लस का साइन दिख रहा है, 13C1, ठीक है। तो 13 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 तरीके से ऐसा किया जा सकता है। अब उस में जैसे मान लो एक ये 13 तो काउंट भी कर सकते थे हम यहाँ पर, ठीक है, कि अगर हम A, C को काउंट करते तो पहला केस 1, 12 को आ जाता, फिर 2, 11 आ जाता, और बढ़ते बढ़ते 12, 1 आ जाता, ठीक है। और B तो हम लेना ही लेना है 7, तो उसका तो एक ही तरीका है। तो ये मेरे पास A, B, C के, जिसमें B जो है हमेशा 7 आएगा, ठीक है। तो ये 13 ट्रिपलेट्स बनेंगे, जिसको हम लोग ऑर्डर ट्रिपलेट भी कहेंगे, ठीक है। तो इसके 13 ऑर्डर ट्रिपलेट्स बन गए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने x1 + x2 + x3 = 0 वेयर xi इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं x1, x2, x3 की, तो सबको मिला के 0 मिल रहा है। 3 नेगेटिव चीजें मिलकर 0 बन रही हैं, कुछ जीरो भी हो सकती हैं आपस में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है, तो 0 से आगे भी जा सकते हैं, पॉजिटिव भी जा सकते हैं। पर अभी तक हमने निगेटिव वैल्यूज नहीं ली थी। यहाँ पे -5 से स्टार्ट करते करते कितना भी तुम पॉजिटिव जा सकते हो, लेकिन तीनों का सम 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा यार x1 + x2 + x3 की वैल्यू 0 है, तो हमने सब में 5 को ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसा करने की वजह क्या थी? क्योंकि यार ये जो था x1 वो ग्रेटर देन इक्वल टू -5 था,
x2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू -5 था, x3 भी ग्रेटर देन इक्वल टू -5 था, तो सब में हमने 5 को ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास 15 आ गया। तो ये जो नया वेरिएबल होगा ये 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है तो x1 + 5 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको नया नाम भी दे सकते हैं, y1 + y2 + y3 = 15। तो इसके कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रेशन आ जाएंगे? 15 चीजें, 2 पार्टीशन, प्लस के साइन के कितने कितने प्लस के साइन दिख रहे हैं? 2, ठीक है। तो 15 + 2 C2 लिख दो, या 17C2 लिख दो, या 17C15 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम पार्टीशन काउंट कर लेते हैं कि 2 पार्टीशन है तो नीचे 2 लिख देते हैं। तो 17C2 इज द फाइनल आंसर। तो आंसर इज सी पार्ट, ठीक है। कह रहे हैं कि हमारे पास एक्स वाई जेड जो है स्पेस में देखना है कि कितने हो सकते हैं पॉइंट। ईच कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव इंटीजर सच दैट द सम इज -12। तो x + y + z की वैल्यू -12 होना चाहिए, और जिसमें x y z जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स है आपकी बार, ठीक है। तो ये जो इंटीजर है नेगेटिव है तो लेस देन इक्वल टू -1 होएगा, लेस देन इक्वल टू -1 होगा, लेस देन इक्वल टू -1 होगा, और मिल के जो है -12 आना चाहिए, ठीक है। मैंने पुट कर दिया कि यार स्मॉल s की जगह माइनस का a पुट कर दें जो लेस देन इक्वल टू -1 हो, -b पुट कर दें जो भी -1 से लेस हो या इक्वल हो, -c लेस देन इक्वल टू -1 हो। तो इससे a क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, b क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, c क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। इससे क्या होगा कि यार x + y + z = -12 जो इक्वेशन थी वो कन्वर्ट हो जाएगी -a -b -c = -12 में। तो वी गेट a + b + c = 12। हमारा क्वेश्चन जो है पुराना क्वेश्चन बन गया कि यार a + b + c के पॉजिटिव इंटीग्रेशन निकाल लें, क्योंकि a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल पुराना बन गया, दिमाग लगा के हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, x को -a, y को -b, z को -c में कन्वर्ट करके a b c पॉजिटिव चले गए, ठीक है। अब इसके पॉजिटिव सोल्यूशन निकालने तो पहले ही सबको एक एक दे दिया जाए, ठीक है। तो 12 में से एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो मेरे पास जो चीज़ें बची वो 9 चीज़ें बची, और उसको बैगर मेथड से बांट दो, कितने भी किसी को दे दो, ठीक है। तो 9 चीज़ें, 2 पार्टीशन, तो 9 + 2 C2, तो मतलब आंसर हो जाएगा 11C2, और 11C2 की वैल्यू 55 होती है, ठीक है। तो 55 इज द लास्ट आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे थे कि इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि ए बी सी डी जो है ऑड नेचुरल नंबर्स हैं जिनका सम जो है वो 20 आ रहा है, ठीक है। और इसमें जो है हमें ऑर्डर क्वाड्रुपलेट बनाने हैं, ऑर्डर क्वाड्रुपलेट बनाने हैं a, b, c, d, ठीक है। तो इनका सम जो है 20 हो, जैसे ऑर्डर ट्रिपलेट होता है वैसे ऑर्डर क्वाड्रुपलेट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने a को मान लिया, यार इसको कुछ नाम दे देते हैं, 2x + 1 मान लिया, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी? 1, 3, 5, 19। तो इसके हिसाब से x की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी? 0 लोगे और मैक्सिमम, तो 19 नहीं ले सकते यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है कि जो है सबको अगर b, c और d को मिनिमम कर दोगे 1, तो a की मैक्सिमम वैल्यू 17 आएगी। जब हम b, c और d को मिनिमाइज करके 1 ले लेंगे तो a की मैक्सिमम वैल्यू 17 आ जाएगी। तो ये 19 नहीं जाएगा, 19 और तो होता है पर हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इसको, 17 से बड़ा a नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि नहीं तो फिर बी सी डी में से किसी को 0 होना पड़ेगा, जो कि हमको यहाँ लेना नहीं है, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू हम 8 जब लेंगे, कैपिटल S की वैल्यू, तो a कितना हो जाएगा? 17। तो ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई। सिमिलरली हम b को भी और c को और d को भी इस तरह से सोच लेंगे कि 2y + 1, c को 2z + 1 और d को 2w + 1 ले लें, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ऐसे सोच लिया कि 2w + 1। तो अब यहाँ पर जो है a + b + c + d = 20 जो इक्वेशन हो गई वो इक्विवेलेंट बन जाएगी x + y + z + w
20 में 4 घटा के 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये 16 और फिर ये 8। तो बस समझ में आ रही होगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ये 2x + 1 और फिर 2y + 1, 2z + 1 और फिर 2w + 1। ठीक है, तो इन सबको हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, तो उससे यही क्वेश्चन आ जाएगी। अब इसमें हमें एक्स वाई जेड नॉन नेगेटिव भी हो सकते हैं क्योंकि सब जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक्स के बारे में बात हो गई थी वैसे वाई जेड और डब्ल्यू के बारे में बात हो सकती है। अब 8 चीजें हैं, 3 पार्टीशन करने हैं, तो 8 + 3 11, 11C3 इज द आंसर। ठीक है, तो 8 + 3 C3, तो 11C3 को थोड़ा सा निकाल लेंगे। 11C3, तो 11C3 की वैल्यू 165 होती है। ठीक है, तो इसको निकाल लोगे तो 165 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, कह रहे इन हाउ मेनी इंटीजर सॉल्यूशंस आर देयर ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशन दे रखी है, सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशन दे रखी हैं, जिसमें x1 + x2 की वैल्यू 15 है और x1 + x2 + x3 + x4 + x5 की वैल्यू 20 है। तो हमने सोचा कि यार ये तो 15 फिक्स हो गए, x1 + x2, तो बस x3 + x4 + x5 को कितना होना पड़ेगा। मैंने कहा यार 5 हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे नॉन नेगेटिव सोल्यूशन निकालने हैं क्योंकि सारे लोग जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 16C1 सोल्यूशन, यहाँ पे 7C2 सोल्यूशन। तो ओवरऑल आंसर क्या जाएगा, x1, x2 को भरने के 16 तरीके 16 वेज और x3, x4, x5 को भरने के 7C2 वेज। ठीक है, तो इसमें लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से 16C1 × 7C2 इज द आंसर। ठीक है, 16C1 × 7C1, तो इसको निकाल लेना, आंसर जो आएगा 336 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अभी तक हम लोगों ने किसी भी क्वेश्चन में कोफिशिएंट मेथड का यूज नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हम क्वेश्चन को देख के आइडिया लगाएंगे कि कहाँ कोफिशिएंट मेथड की जरूरत है, कहाँ नहीं है। और जहाँ कोफिशिएंट मेथड से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा सा क्वेश्चन फिर सॉरी जहाँ पार्टीशन मेथड से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा वहाँ कोफिशिएंट मेथड की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ी सी टफ हो सकती है क्योंकि वही बाइनोमियल के हेल्प से जो है तुम्हें कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक एग्जाम में 3 सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो n है। ठीक है, तो पहले पेपर में मैक्सिमम n मार्क्स अटेंड कर सकते हैं, दूसरे में भी और तीसरे में भी। लेकिन जो 4th पेपर है उसमें 2n मार्क्स हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और सारे मार्क्स जो हैं वो इंटीजर के फॉर्म में दिए जाएंगे। ठीक है, कि हम हाफ मार्क्स नहीं देंगे, फुल मार्क्स जो होंगे 1 2 3 इस टाइप से मार्क्स होंगे, 0 भी हो सकते हैं। द नंबर ऑफ वेज सो दैट ए कैंडिडेट गेट 3n मार्क्स। तो आपने ये भी कर सकते हो कि एक में तो आप 0 भी ले आए, बाकी में सब में n लेकर 3n पूरे करने हैं आपको। ठीक है, टोटल मार्क्स 3 होने चाहिए, भले किसी में 0 हो जाए या मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सोचें कि पार्टीशन वाले मेथड से करते हैं कि 3 पेपरों में x1 x2 x3 मार्क्स आ गए, चौथे में x4 मार्क्स आ गए और टोटल हमें 3n मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब हम इसको पार्टीशन मेथड से करते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू n से बड़ी भी हो सकती है। x1 की वैल्यू तो n+1 n+2 ये सारी वैल्यूज आने लगेंगी। ठीक है, क्योंकि अप टू 3n तक हमें चाहिए कुछ भी। तो यहाँ पर हमारा पार्टीशन मेथड से काम नहीं बनने जा रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट मेथड्स का यूज करना पड़ेगा वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें x1 x2 x3 को पर रेस्ट्रिक्शन आ गया कि वो n से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, और हमें जाना तो 3n तक है। ठीक है, कि चीज़ें 12 हैं और x1 की वैल्यू 8 पे रुक गई। ठीक है, अगर मान लो मैं 12, चलो सबका सम 12 चाहिए था और x1 की वैल्यू 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो फिर 9 10 11 भी तो आ जाएगा ना x1 की वैल्यू। तो जैसे डाइस वाले केस में हो रहा था, तो हमें आइडिया लगा कि हाँ यार यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे तुरंत हम कोफिशिएंट मेथड के हेल्प से फटाफट आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखते जरा। ठीक है, कि हमने सोचा कि t की पावर 0 क्या कह रहा है कि x1 की वैल्यू 0 हो जाए, t की पावर 1 क्या कह रहा है कि x1 की वैल्यू 1 हो जाए। तो जो मेरी पावर्स हैं t की, वो x1 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है एक तरीके से, जो कि मैक्सिमम n तक जा सकता है। सेम ब्रैकेट आएगा, इसी टाइप का एक ब्रैकेट आएगा y1 के x2 के लिए और x3 के लिए। ठीक है, तो हमने कहा इसका क्यूब कर ले रहे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब चौथा जो पेपर है उसमें हम 0 मार्क्स ला सकते हैं, 1 मार्क्स ला सकते हैं और मैक्सिमम 2n मार्क्स ला सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 4 ब्रैकेट हैं, क्यूब के अंदर 3 ब्रैकेट और ये चौथा ब्रैकेट, इसके जो प्रोडक्ट में हम देखेंगे कोफिशिएंट किसका फाइंड आउट करना चाहते हैं, x की पावर 3n का। ठीक है, तो सॉरी t की पावर 3n का।
तो यहाँ पे हम t की पावर 3n का कोएफिशिएंट निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो जनरली बाइनोमियल में क्या होता है, x की पावर चलती है, तो यहाँ पे भी t की पावर की जगह x की पावर लिख के, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, t की पावर है, ठीक है। अगर x लिखें तो x की भी लिख सकते थे, लेकिन x चूंकि हम लोग यूज़ कर लेते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे t लिखना पसंद करते हैं, ठीक है। जनरली हम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वेशन की फॉर्म में x यूज़ कर लेते हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने t ले लिया। तो अब ये जीपी में n+1 टर्म्स हैं, उसको जोड़ लिया, इसका क्यूब है, और इस जीपी में 2n+1 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो t है, इसको भी हमने अलग कर लिया। अब इनके प्रोडक्ट में कोफिशिएंट हमको फाइंड आउट करना है t की पावर 3n का, ठीक है। t की पावर 3n का ऑप्शन चाहिए, तो ने कहा ये जो आएगा 3c0 t की पावर 0 माइनस 3c1 t की पावर n+1 प्लस 3c2 t की पावर 2n+2 माइनस 3c3 t की पावर 3n+3। तो ये हमने बाइनोमियल से इसके 4 टर्म्स लिख दिए, 1 माइनस टी की पावर n+1 का होल क्यूब लिख दिया। अब इंटू 1 माइनस टी की पावर 2n+1, फिर इंटू 1 माइनस टी की पावर -4, ठीक है, क्योंकि जो 1 माइनस टी की पावर -4 होगा वो ऊपर चला जाएगा। एक में क्यूब में 3 पावर उधर से आ गई और एक नीचे इसके 1 माइनस टी जो 2 की पावर n+1 के नीचे। तो ये ओवरऑल वैल्यूज यहाँ पे आ गई। इसको भी अगर हम थोड़ा सा जनरलाइज कर लें तो इसका जो है समेशन के फॉर्म में लिखते हैं इस एक्सपेंशन को। इसमें तो इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, n+r-1 CR t की पावर r इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो तो इस वाले टर्म को लिखने की हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें हमें t की पावर 3n चाहिए। तो t की पावर 3n अगर हमें निकालना है तो t की पावर 3n+3 की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको निकालने में, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा पावर हो गई, हाई पावर हो गई। तो इसको हम ना भी लिखें तो भी चलेगा, टर्म्स 4 रहेंगे, पर हमारे ज़रूरत के टर्म शुरुआत के 3 हैं, तो उन्हीं को हम लिखें। तो ये हमें करना चाहिए था, क्योंकि हमने नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, कि तुम्हें समझ में आए कि हम अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, टाइम बचेगा मेरा, ठीक है। तो अब हमने कहा कि यार ये जो शुरुआत के 2 ब्रैकेट हैं, इनफाइनाइट सीरीज को छोड़ दो, शुरुआत के जो 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं उन दोनों का आपस में प्रोडक्ट करते हैं और अपने मतलब की चीज़ें लिखते हैं। मतलब की चीज़ें का मतलब जो 3n बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, यानी 3n की पावर्स को देखेंगे या उससे लेस पावर को देखेंगे, हाई पावर को नहीं देखेंगे। 3n तक चलेगा, उससे कम चलेगा, उससे ऊपर अगर 3 की पावर आ रही होंगी 3n से हाई पावर्स, उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे जो 1 है, ठीक है, ये जो 1 लिख रहा है उनका मल्टीप्लाई सबसे कर दें। शुरुआत के जो है यहाँ पे जो टर्म्स आएंगे हो जाएगा 3c0 लिखते हैं, ठीक है, माइनस 3c1 t की पावर n+1 प्लस 3c2 t की पावर 2n+2, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या है कि t की पावर 2n+1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3c0 से लेंगे तो माइनस का 3c0 t की पावर 2n+1, ठीक है, फिर n+1 जो यहाँ पे लिखा है 3c1 के साथ t की पावर n+1, उसमें 2t की पावर 2n+1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि t की ओवरऑल पावर क्या जाएंगी, n+1 पहले से ही थी और 2n+1 और आ जाएंगी तो 3n+2 आ जाएगी। तो हमारे को उससे मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि यार ये जो 3 टर्म्स हैं, ठीक है, चौथा तो हमारा किसी काम का था नहीं, उसको हम इससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो जब इसकी बारी आई तो वो केवल इससे मल्टीप्लाई करेगा, t की पावर 0 वाले से, ताकि 3n बनाने में वो थोड़ी बहुत हेल्प कर सके, ठीक है। बाकी लोग तो टी की पावर 3n से ज़्यादा हो जा रही है, तो हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो अब इतने से मेरा काम चल जाएगा। इस सीरीज में हमारे ये शुरुआत के 4 टर्म काम के हैं, ठीक है। 3 टर्म ये हो गए 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, और चौथा टर्म जो है t की पावर 2n+1 ने जब मल्टीप्लाई किया 3c0 वाले से, t की पावर 0 वाले से, ठीक है, तो काम आ जाएगा। अब इसको हमने जनरलाइज कर लिया कि यहाँ पे ये कितना लिखा हुआ है, r+3 CR t की पावर r की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। अब हमें कोफिशिएंट किसका देखना था, t की पावर 3n का। तो हम ऐसे रफ में सोच लेते हैं कि यार r की कौन कौन सी वैल्यू मेरे पास काम आएंगी। तो उन्होंने कहा अगर यहाँ से जो है अगर 0 वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ से कितनी मिलनी चाहिए, 3n। तो बस ऐसे थोड़ा सा रफ में लिख ले रहे, ठीक है। अगली बार जब यहाँ पे n+1 पावर मिलेगी, t की पावर n+1 ये जो दिख रहा है हम लोग को ये, ठीक है, तो यहाँ से मैं कितना चाहिए होगा, 2n-1, ठीक है। तो अब यहाँ से 2n+1 जो 2n+2 दिख रहा है इसके साथ, तो उसको 3n बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, n-2,
तो हमने यहाँ पे इसको लिखा कि यार r की अगली वैल्यू n-2 हमारे काम की है। सबसे लास्ट में जो यहाँ पे चौथा टर्म यहाँ पे जो है 2n+1 लेके आएगा t की पावर, तो उसमें उधर से जो प्रोडक्ट वाले इनफाइनाइट सीरीज से कौन सा t चाहिए होगा, क्या पावर चाहिए होगी उसकी, n-1। ठीक है, तो एक बार अगर मैं ये दिमाग में रफ स्केच बना लिया तो फिर कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, केवल कैलकुलेशन बची हुई है। तो अब हमारे पास ये चल रहा है कि यार यहाँ से t की पावर 0 आ जाए, वहाँ से t की पावर 3n आ जाए। अगली बार यहाँ से t की पावर n+1 आ जाए तो वहाँ से t की पावर 2n-1 आ जाए। एक तरफ से t की पावर 2n-1 आ गया, ठीक है, 3n आ गया था, 0 आ गया था, n+1 आ गया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2n+2 कह रहे हैं, तो एक तरह से 2n+2 आ जाएगा। तो एक तरह से 2n+2 आ जाएगा, तो उधर से n-2 आ जाएगा। अब लास्ट केस में जब यहाँ से t की पावर 2n+1 आ जाएगा तो वहाँ से t की पावर n-1 आ जाएगा। वो समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज़ कह रहे हैं, जो राइट में लिखा हुआ है वो पहले ब्रैकेट से आ रहा है, जो लेफ्ट में लिखा हुआ है वो दूसरे ब्रैकेट से आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं। तो 3c0 यहाँ से आएगा t की पावर 0 के साथ, तो वहाँ से r की वैल्यू जो हम लेंगे 3n, तो कितना जाएगा 3n+3c 3n। ये एक काम पूरा हो गया। अगली बार यहाँ से आएगा माइनस का 3c1 t की पावर n+1 के साथ। अब वहाँ से देखना पड़ेगा 2n-1, तो r के लिए जब 2n-1 यहाँ पे पुट करेंगे, r के लिए यहाँ पे रखेंगे 2n-1, तो उसमें 3 जुड़ेगा तो कितना जाएगा 2n+2c 2n-1। ठीक है, ये भी काम पूरा हो गया। अब यहाँ पर जो है 3c2 वाले टर्म के साथ जो आएगा, 3c2 के साथ जो होगा 2n+2 आ चुका है, n-2 में r के लिए वहाँ रखेंगे तो क्या जाएगा 3 जुड़ेगा तो n+1c n-2, तो ये काम भी हो गया। अब आखिरी में जो है यहाँ पर जब 3c0 फिर से आएगा, फिर से क्यों आ गया यहाँ पर, क्योंकि ये 3c0 जो वाला टर्म यहाँ पे भी आ रहा है t की पावर 2n+1 के साथ, तो वहाँ से हमें कितना चाहिए होगा, वहाँ से हमें n-1 चाहिए होगा, तो उसमें 3 ऐड करेंगे, r+3 चाहिए, r के लिए n-1 तो r+3 हो जाएगा n+2, तो ये n+2 हो जाएगा। तो अब फाइनली हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसको तुम्हें बस कैलकुलेट करना है किसी तरीके से। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 3n+3c3 -3c1 2n+1 2 3 -2। तो ये हमने रिजल्ट चेक कर लिया कि ठीक है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब से बस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। तो यार हम पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाता है n+1/6 सब में से कॉमन आ जाएगा, फिर एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, आसानी से निकाल सकते हो, जिसकी वैल्यू हो जाती है 5n² + 10n+6। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इतना कैलकुलेशन तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एक बार मैंने ये जरूर चेक कर लिया कि यहाँ कोई कैलकुलेशन मतलब कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो अब एनसीआर की वैल्यू बहुत आसानी से निकल आएंगी। ठीक है, NC3 की वैल्यू क्या होती है n-1 n-2/6, तो उसको उसी का फॉर्मूले के पास यूज होना है। NC3 का फॉर्मूला सब जगह बनेगा। तो यही 4 टर्म केवल यूज के हैं। ठीक है, बाकी सब ने किसी काम के नहीं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 10n+6, तो बी पार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से यार कैलकुलेशन हो जाएगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारे पास 5 लड़कियां हैं, 10 लड़के हैं, उनको एक रो में अरेंजमेंट करना है। ठीक है, और 15 चेयर्स हैं जिनके नंबर लिखे हुए हैं चेयर्स में 1 से लेके 15 के बीच में। देन द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन सेट सो दैट द एंड सीट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द गर्ल, यानी पहली सीट में और 15वीं सीट में कोई ना कोई लड़की बैठनी चाहिए।
ठीक है, ये कंडीशन दी गई है। और किन्हीं भी दो लड़कियों के बीच में जो बॉयज होंगे वो ऑड नंबर ऑफ बॉयज होंगे। जैसे मान लो 3 लड़के बैठ गए, 5 बैठ गए, 7 बैठ गए, 1 बैठ जाए, ठीक है, 2 नहीं बैठने चाहिए, 4 नहीं, इवन नंबर ऑफ बॉयज नहीं बैठ सकते। तो ठीक है, हमने कहा कि यार यहाँ पर जो है मान के चलते हैं। अब देखो यहाँ पर लड़के लड़कियां आइडेंटिकल थिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो 10, अब हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हमारे पास मान लो 15 आइडेंटिकल चीज़ें हैं, ठीक है। तो उनमें से पहली चीज़ यहाँ पे रख दें पहली जगह पे, और यहाँ पे दूसरी चीज़ रख दें, तीसरी चीज़ यहाँ रख दी, चौथी यहाँ रख दी, पांचवी यहाँ रख दी। 5 चीज़ें हमने यहाँ पे रख दी, जिसको तुम जी कह सकते हो, ठीक है, कि कोई एक जी यहाँ रख दिया, एक जी यहाँ रख दिया, एक जी यहाँ रख दिया, एक जी यहाँ, ये 5 आइडेंटिकल जी हमने यहाँ पर रख दिए, ठीक है। अब हमने सोचा कि कुछ बी है मेरे पास, 10 बी हैं। कितने बी हैं? 10 बी हैं, आइडेंटिकल बी हैं, ठीक है। तो हमने सोचा कि यहाँ पर जो है x1 नंबर ऑफ बी यहाँ पे डाल दिए, x2 नंबर ऑफ बी यहाँ पे डाल दिए, x3 नंबर ऑफ बी इनके बीच में डाल दिए, और x4 जो सिंबल्स हैं बी वाले वो यहाँ डाल दिए, ठीक है। तो बी मतलब यहाँ पर बॉयज ही हैं, ठीक है, बस उसको बी से डिनोट कर रहे हैं। तो जो x1 की जो वैल्यू आएगी वो ऑड होनी चाहिए, ठीक है। तो x1 जो है एक ऑड नेचुरल नंबर आएगा, ये भी ऑड होना चाहिए, ये भी ऑड होना चाहिए, और ये भी ऑड होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू 10 है, क्योंकि बॉयज तो 10 ही हैं, ठीक है। तो बी जो है वो 10 बी है, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे सोच ले कि ये 2a प्लस 1 है, ठीक है, ये 2b प्लस 1 है, 2c प्लस 1 है, और ये 2d प्लस 1 है। तो उससे क्या होगा कि यार हमारे पास ये जो a की वैल्यू होगी वो क्या क्या हो सकती है, 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 7 तक जा सकते हैं 2a प्लस 1 को, तो मैक्सिमम 3 तक जा सकता है। ताकि 2a प्लस 1 7 से बड़ा तो नहीं सकता, क्योंकि x1 की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 7 हो सकती है, क्योंकि x2 x3 x4 को कम से कम 1 होना जरूरी है, ऑड होना जरूरी है, और मिनिमम ऑड 1 ही होता है, ठीक है। तो 3 चीज़ें अगर x2 x3 x1 x4 मिनिमम हो जाएंगी तो x1 मैक्सिमम हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी पे कंडीशन क्या जाती है, 6/2, तो ये 3 हो जाता है, और ये सब 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 तक जा सकते हैं। तो ये नॉन नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट बन गया। कितने तरीके से, 3 + 3 6, C3 वेज हो सकते हैं नॉन नेगेटिव सोल्यूशन के, तो इसकी वैल्यू होती है 20। तो आप 20 तरीके से 10 बी को ऐसे रख सकते हो जी के बीच में, ठीक है। और पहली जगह पे जी है, दूसरी जगह पे जी है, और बाकी बीच में जो 3 जी बन रहे हैं, ठीक है, पहले और दूसरे जी के बीच में x1 नंबर ऑफ बी आ गए, दूसरे और तीसरे के बीच में x2 नंबर ऑफ बी आ गए, फिर तीसरे और चौथे के बीच में x3 नंबर ऑफ बी आ गए, और चौथे और पांचवे के बीच में x4 नंबर ऑफ बी आ गए। और x1 x2 x3 x4 ऑड होने चाहिए, तो इसको हमने 2a + 1 2b + 1 2c + 1 2d + 1 करके 10 के बराबर कर दिया। 4 ऑड नंबर मिलके 10 आ सकते हैं, 10 इवन है, तो चारों ऑड मिलके इवन हो गए सम उनका, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या है कि जहां जहां आपके पास g है, आपको 5 आइडेंटिकल जी बताए गए थे, पर वो है तो गर्ल्स, तो उनको G1 G2 G3 G4 G5 की तरह सोचते हुए इसको इंटरचेंज करा सकते हैं, कि जहां हम जी पहला लिख रहे हैं वहां पे G1 भी हो सकती है, G2 भी हो सकती है, G3 G4 G5 कोई भी लड़की हो सकती है, 5 में से कोई भी एक, दूसरे जी पे 4 में से भी कोई एक। तो ये जो जी वाली जो लोग हैं वो गर्ल्स हैं, उनका इंटरचेंज कैसे कराओगे? गर्ल्स इंटरचेंज करेंगी 5 फैक्टोरियल तरीके से। कहाँ पे करेंगी? जहां जहां पे जी लिखा होगा, 5 जगह पे जी लिखा होगा, पहली जगह पे, 15वीं जगह पे, और कहीं ना कहीं बीच में 3 जगह पे। 10 जगह पे आपको बी नजर आएगा, जितने मान लो x1 नंबर ऑफ बी जो आपको नजर आएंगे वो पहली जी और दूसरी जी के बीच में नजर आएंगे, ठीक है। तो वो 10 फैक्टोरियल तरीके से बॉयज इंटरचेंज करेंगे, और उसमें ये 6c3 यानी 20 का तो मल्टीप्लाई और कराओगे, क्योंकि ये तुमने बी और जी को रखने के तरीके हैं कि कितने तरीके से आपको 10 बी रखे जा सकते हैं 5 जी के बीच में, जहां की शुरुआत में पहला जी होना चाहिए, आखिरी में भी जी होना चाहिए। तो ये 15 लेटर्स के आपके पास वर्ड बन रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे 5 फैक्टोरियल तरीके से, जहां जहां जी है वहां पे उसका जी की जगह बी नहीं आएगा, ठीक है। आप 15 फैक्टोरियल डायरेक्ट नहीं कर सकते। गर्ल्स आपस में इंटरचेंज करेंगी, बॉयज आपस में इंटरचेंज करेंगे। पोजीशन कहाँ पे होंगी उनकी? जहां जहां पे जी आएगा वहां गर्ल्स होंगी, जहां जहां पे बी आएगा वहां पे बॉयज होंगे, ठीक है। और उसको कैसे हमने रखा कि बेसिक C3 कैसे आ गया कि हर गर्ल्स के बीच में और नंबर ऑफ बॉयज चाहिए, तो जो नंबर ऑफ बी हैं जी के बीच में, 2 जी के बीच में जो बॉयज आएंगे बी आएंगे,
वो रखने के 63 तरीके हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा ये मल्टीनोबल यूज हो गया, ठीक है, 63 का इक्वेशन बनानी थी, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो 20 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू, तो ऑप्शन जो आ रहा है मेरे पास वो आ जा रहा है बी पार्ट, ठीक है। तो बी पार्ट इज करेक्ट। अब कह रहे हैं कि यार टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन पुट 8 डिफरेंट रिंग इन ए फिंगर ऑफ हिज राइट हैंड, ठीक है। तो एक पर्सन के जो है किल फिंगर्स में जो है अंगूठियां पहननी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है अंगूठे को नहीं बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ये फिंगर्स दिख रहे हैं राइट हैंड में, और इसमें हमारे पास जो मेरी आर्ट ऐसी ही है, ठीक है। राइटिंग अच्छी भी नहीं है ज़्यादा, तो आर्ट तो और अच्छी होगी, ठीक है। तो मतलब ठीक ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है 8 रिंग पहनानी है, डिफरेंट रिंग है, आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। और राइट हैंड में पहनानी है, फिंगर्स में पहनानी है, तो 4 फिंगर्स होती हैं, उसमें कहीं भी आप पहना सकते हो। कितने तरीके से पहना सकते हैं ये हमें देखना है, ठीक है। तो हमने कहा यार पहली रिंग जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे आ गई, पहली रिंग यहाँ पे आ गई। अब अगर पहली रिंग को भरने के कितने तरीके हो गए, हमने यहाँ पर 8 बॉक्स बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 8 बॉक्स हो गए। पहली रिंग को भरने के 4 तरीके हो सकते थे, या तो हम पहली उंगली में पहले फिंगर बनाते थे, या दूसरे में, या तीसरे में, या चौथे में। दूसरी के लिए हमारे पास कितने तरीके होंगे, क्योंकि सारी जो हमारे पास रिंग्स हैं वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर आपने एक रिंग पहना दी है तो दूसरे को ऊपर भी पहना सकते हो, नीचे भी पहना सकते हो, या यहाँ पहना सकते हो, या यहाँ, या यहाँ। तो दूसरी रिंग को पहनने के कितने तरीके हो गए मेरे पास, 5 तरीके। क्योंकि वो पहली रिंग के नीचे भी हो सकती थी या ऊपर भी हो सकती थी, कोई आपस में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी रिंग को पहनाने के 5 तरीके। लेट्स से कि हमने यहाँ पर जो है रिंग को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, यहाँ पे आ गई। तो अब जो अगली रिंग आप पहनाओगे तो वो उसमें भी हमारा एक तरीका बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों तरीका बढ़ जाएगा, 6 तरीके हो जाएंगे, क्योंकि वो जो रेड जो हमने सिंबल बनाया हुआ है उस पर ऊपर और नीचे कहीं पे भी रिंग जा सकती है, और वहां पे ग्रीन वाले के भी ऊपर नीचे जा सकती है। तो 2 3 4 5 6, तो 6 तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हम रिंग्स को जब 1 बाई 1 भर रहे हैं तो वो आपस में अरेंज करेंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो है तो अगला जो हो जाएगा 6C1, फिर 7C1, फिर 8C1, फिर 9C1, फिर 10C1, फिर 11C1। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको तुम क्या कह सकते हो बॉक्स मेथड की तरफ से, 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग कह सकते हैं 11C3 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है। 11C 8 फैक्टोरियल को अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें तो 11C3 भी कह सकते हैं, 11C8 भी कह सकते हैं। हमने 8 फैक्टोरियल को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो 11C8 भी कर सकते हैं, 11C3 दोनों सेम होते हैं। पर चूंकि ऑप्शन में मेरे पास जो है 11P8 दे रखा है, तो उसको तुम 11P8 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने कोई भी पार्टीशन मेथड या कोएफिशिएंट मेथड यूज नहीं किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन को कर दिया। बस यहाँ पे एक नई चीज़ मालूम पड़ी कि पहली अंगूठी को पहनने के 4 तरीके थे, तो दूसरे के 5, फिर 6, फिर 7 बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन चेंज कर सकती है। एक पहले जो मान लो किसी अगर एक जगह पे दो यहाँ पे पहनी हुई है, तो तीसरी अगर पहनाओगे तो उसके लिए 3 तरीके इस उंगली में आ जाएंगे, बात समझे नहीं, ठीक है। तो ने कहा यार यहाँ पर इसको करने का कुछ आसान तरीका हो, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं कि एक एक बढ़ाते चले जा रहे हैं, समझ में तो आ जाना चाहिए, ये भी एक अच्छा तरीका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक नया तरीका देखते हैं, इस सेकेंड मेथड देखते हैं। तो जब हम बॉक्स के अंदर गेंदे डालते हैं तो वो आपस में इंटरचेंज नहीं करती, डब्बे में चली गई तो चली गई। लेकिन अंगूठी को पहना रहे हैं उंगली में, तो सोने की अंगूठी ऊपर है, हीरे के नीचे है, चांदी के ऊपर है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अलग अलग देखने में हाथ का डिजाइन, मतलब उंगली का जो फैशन, अलग टाइप का फैशन नजर आएगा, ठीक है। अलग टाइप के वो नजर आएगा कि देखने में अलग मालूम पड़ेगा कि ऊपर गोल्ड की है कि डायमंड की है कि सिल्वर की है, तो अलग अलग मेटल्स नजर आएंगे, ठीक है। तो अरेंज कर जाएंगी चीज़ें, ठीक है। डब्बे में क्या गेंद चली गई तो चली गई, आइडेंटिकल हो या डिफरेंट हो उसको कोई इंटरचेंज हो करना नहीं है, ठीक है। जब तक वो कहे ना कि हाँ बॉल डब्बे में भी इंटरचेंज कर सकती है, तो फिर तो नया क्वेश्चन हो जाएगा। अभी तक तो हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि डब्बे को अंदर इंटरचेंज कराएं, ठीक है। लेकिन रिंग्स में तो ऑब्वियस सी बात है कि यार चीज़ें रिंग इंटरचेंज कर सकती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेकंड मेथड में मैंने सोचा कि लेट 8 आइडेंटिकल रिंग्स हैं,
8 आइडेंटिकल रिंग्स हैं। जैसे हमने ऊपर जो है 5 G मान लिए थे और 10 B मान लिए थे। बॉयज़ को पहले B मान लिया था, ठीक है, 10 आइडेंटिकल B थे, उनको 5 G में रख दिया था। मैंने कहा 4 उंगलियां हैं, उसमें 8 आइडेंटिकल रिंग्स रखनी है। पहली फिंगर में X1 आ जाए, दूसरे में X2 आ जाए, तीसरे में X3 आ जाए, चौथे में X4 आ जाए, टोटल 8 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हो सकता है किसी फिंगर में कोई चीज़ ना भी आए, कोई उंगली, किसी उंगली में कोई अंगूठी हमने नहीं भी रखी है, भी चलेगा, कोई नहीं होता। ऐसा तो दिया नहीं कि सब में एक एक होना जरूरी है, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। तो इसके नॉन नेगेटिव सोल्यूशन कितने आ जाएंगे? 8 + 3, जितने प्लस के साइन है उनको हम काउंट कर लेते हैं, तो ये 11C3 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये 11C3 जो वैल्यूज होंगी वो केवल रिंग को रखने के वेज हैं कि ये 8 जगहों पे आपको रिंग को रखना है। अब वो 8 जगह पे चूंकि रिंग सब डिफरेंट हैं, ठीक है, तो वो आपस में 8 जगहों पे ही रहेंगी, उनकी जगह वो रहेंगी। मतलब पहली उंगली में 3 अंगूठियां तो आ रही है तो वो 3 रहेंगी, लेकिन वो आपस में तो इंटरचेंज कर सकती है ना। ये जो 8 हमारे पास रिंग्स हैं वो आपस में कैसे इंटरचेंज कर सकती हैं? कभी वो 3 आएंगी, कभी दूसरी 3 आएंगी, तो आइडेंटिकल 3 तो है नहीं कि अगर पहली उंगली में 3 रिंग्स हैं तो वो तीनों आइडेंटिकल तो है नहीं, डिफरेंट है। तो वो 8 में से कोई भी 3 हो सकती थी। तो इसलिए यहाँ पे जो ये 8 जो पोजीशन तुम्हारे पास आ गई है रिंग्स को रखने के लिए, ठीक है, उस 8 जगहों पे जो 8 डिफरेंट रिंग्स हैं वो 8 फैक्टोरियल तरीके से इंटरचेंज कर सकती हैं, ठीक है। तो हमारे पास पार्टीशन मेथड का फायदा क्या होगा कि उसने ये बता दिया कि कहाँ कहाँ पे रिंग्स कितनी कितनी रखनी है, ठीक है। अब वो आपस में इंटरचेंज कैसे करेंगी? 8 फैक्टोरियल तरीके से। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 11C3 इंटू 8 फैक्टोरियल। ये क्यों हुआ? ये डिफरेंट रिंग्स जो है आपस में इंटरचेंज करेंगी। कहाँ कहाँ पे चेंज करेंगे? जहाँ जहाँ पे उनकी पोजीशन मिल चुकी है पहले से ही, कि 11C3 कैसे, उसका कोई भी एक पर्टिकुलर केस उठाएंगे। 11C3 में खूब सारे केस हैं, उसका कोई भी एक पर्टिकुलर केस उठाएंगे, उस एक पर्टिकुलर केस में 8 फैक्टोरियल तरीके से रिंग आपस में इंटरचेंज करेंगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 11C3 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो डिफरेंट रिंग्स हैं, कैन इंटरचेंज। तो ये ज़्यादा अच्छा मेथड है, ठीक है, आसान तरीका है ज़्यादा, ठीक है। तो ने कहा इसको अगर देखा तो 11C8 भी कह सकते हैं, क्योंकि 11C3 के लिए 11C8 होती है। तो आंसर को मैच करने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं कि 11P8, ठीक है। NPR क्या होता है? N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। तो वो 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है। तो 11P8 आंसर पहले भी आ रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। हमसे कह रहे थे नंबर ऑफ वेज इन विच 15 बॉयज एंड 2 गर्ल्स कैन सिट इन ए रो सच दैट बिटवीन द गर्ल्स एट मोस्ट 2 बॉयज सिट। आपको 15 बॉयज हैं, 2 गर्ल्स हैं, आपको इस तरह से बैठाना है कि हर 2 लड़कियों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लड़के बैठे। अभी तक ये होता था कि कम से कम 2 बैठे, लेकिन अब ये पहला क्वेश्चन इसमें करें कि यार ज़्यादा से ज़्यादा 2 बैठे, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है एक गर्ल यहाँ बैठी है, या जी है यहाँ पर, दूसरा जी यहाँ है, ये गैप है, ठीक है। यहाँ पे X1 बॉयज बैठ गए, यहाँ पे X2 बॉयज बैठ गए, यहाँ पे X3 बॉयज बैठ गए। हम चाहते हैं कि X2 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 रहे। जो गर्ल्स के बीच में जो है जो लड़के बैठेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, 0 हो जाए, 1 हो जाए या 2 हो जाए, 3 बॉयज नहीं हो सकते, ठीक है। तो सारे क्वेश्चनों में जो ऑप्शन दिया हुआ है, सारे ऑप्शन में जो आंसर दिए हुए हैं उसमें 17 फैक्टोरियल माइनस के साथ दिया हुआ है, ठीक है। यानी सब में 17 फैक्टोरियल में कुछ चीज़ माइनस की जा रही है। यानी इसका मतलब ये जो है उल्टा खेल रहे हैं हम। 3 या 3 से ज़्यादा लड़के अगर X2 को मान लें कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा लड़के हैं तो वो हमारे लिए फेवरेबल केस नहीं है, हमें नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं 2 से कम या बराबर रहें। अगर ऐसा कर लें कि 3 या 3 से ज़्यादा रहें तो ये हमारे लिए एंटी केस हो जाएगा, इसको टोटल में से माइनस कर दें। अपोजिट केस को हमने टोटल में से माइनस कर दिया तो हमारा रिक्वायर आंसर आ जाएगा। यही इसमें करने का सबसे बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा कि हम यहाँ पर जो है अगर ऐसे सोच लें कि X1 + X2 + X3 की वैल्यू जो है मेरे पास कितनी है? 15। और इसको जो है हम यहाँ पे मान के चलें कि ये 3 या 3 से ज़्यादा ले लें, ठीक है। उसके जो सोल्यूशन निकलेंगे वो कितने आ जाएंगे? ये 0 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कॉर्नर पे ऐसा तो बोल रहे हैं कि लड़कियाँ होंगी, ठीक है। तो कहीं पे भी X1 की वैल्यू 0 हो जाए, 1 हो जाए, कुछ भी हो जाए, X1 और X3 पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो ने कहा 3 तो तुम पहले से ही हमसे ले लो, ठीक है। तो हमें पास बचेंगे 12 लोग। और नॉन नेगेटिव तरीके से इसको अगर हम इंटरचेंज कराते हैं, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, ठीक है, 12 चीज़ों को 2 पार्टीशन दिख रहे हैं, प्लस के 2 साइन दिख रहे हैं, तो 14C2 इज द आंसर, ठीक है। 14C2 की वैल्यू जाएगी 13 × 7, 91,
ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, तो हमारे क्वेश्चन में जो है टोटल में से इसको हम यहाँ पे माइनस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो है इसको हमने टोटल में से माइनस करने की कोशिश की है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 15, जिसमें ये जो चीज़ है वो 3 या 3 से बड़ी चीज़ को ले लिया, इसके नंबर सोल्यूशन ने माइनस कर दिए। ठीक है, वरना हम चाहते तो ये थे कि 2 या 2 से छोटे मिल जाए, पर टोटल वेज कितने आएंगे, हमारे पास 17 लोगों को इंटरचेंज कराने, तो 17 फैक्टोरियल तो होगा, जिनमें 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स किसी भी तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, टोटल वेज कर दिए। अब रेस्ट्रिक्शन ये है कि x2 की वैल्यू कम से कम 3 होनी चाहिए, यानी जो गर्ल्स हैं उनके बीच में कम से कम 3 लड़के बैठने चाहिए। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन निकाल लिया ताकि टोटल में से उसको हटा सकें। तो अब मेरे क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा, 17 फैक्टोरियल टोटल वेज थे अरेंजमेंट करने के, माइनस 91 तरीके से तो तुम ये कर सकते हो कि x3 की वैल्यू 3, 4, 5, 3 या 3 से बड़ी हो जाए। ठीक है, अब गर्ल्स अपनी जगह पे इंटरचेंज करेंगे 2 फैक्टोरियल से, और बॉयज अपनी जगह पे इंटरचेंज करेंगे 15 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। हम बी को B1 B2 B3 में बॉयज कह दिया हमने। ठीक है, पहले तो हम आइडेंटिकल बी बांट रहे थे, 15 आइडेंटिकल बी को हमने 3 जगहों पे बांट दिया, x1 x2 x3 इक्वल टू 15, तो ये 15 बी बांटे थे। ठीक है, जी बोर्ड पोजीशन देख ली थी कि कहाँ पे किसको रखना है, 2 जी के बीच में x2 को रखा था, x2 बी रख दिए थे, अब वो बी नहीं है, बॉयज हैं, तो बॉयज इंटरचेंज कैसे करेंगे, 15 फैक्टोरियल तरीके से। गर्ल्स ऐसे इंटरचेंज करेंगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गर्ल्स 2 फैक्टोरियल तरीके से इंटरचेंज करेंगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ वेज टू प्लेस 11 आइडेंटिकल बॉल्स इन 3 डिफरेंट बॉक्सेस so that any 2 boxes together will contain more than third one। तो आपको 11 आइडेंटिकल गेंदों को 3 डब्बों में डालना है, तीनों अलग अलग डिब्बे हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट बॉक्स हैं। इस तरह से करना है कि कोई भी 2 डब्बों में अगर हम देखें तो किन्हीं 2 बॉक्स में हम गेंदे काउंट करें तो वो जो है हमेशा तीसरे बॉक्स से ज़्यादा गेंदों होंगे उसमें, तो उन 2 का जो सम होगा वो तीसरे से हमेशा ज़्यादा होंगी। ठीक है, सो दैट एनी 2 बॉक्स टुगेदर विल कंटेन मोर देन थर्ड। तो ने कहा कि अगर हम पहले में x गेंदे डालें, दूसरे में y, तीसरे में z और टोटल 11 हैं, तो ये जो टोटल वेज आएंगे वो क्या आएंगे। मैंने कहा यार 11 + 2 यानी 13c2, तो 13c2 कह दें या 13c11 कह दें, तो 13c2 आंसर आ जाएगा, जब हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितनी भी गेंदें किसी बॉक्स में चली जाएं। ठीक है, 0 से लेके 11 तक। तो ये तो हमने आसानी से पार्टीशन से कर दिया। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि हम यहाँ पर उन केसों को हटा देते हैं कि जब ऐसा ना हो रहा हो। हम चाहते तो ये कि 2 गेंदों में 2 बॉक्सों में मिलके जो है तीसरे से ज़्यादा हो जाए, पर अगर हम ऐसा सोचें कि किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स को अगर हम चूज़ कर लेते हैं 3C1 तरीके से, और उसमें हम 6 बॉल्स ऑलरेडी डाल दें। ठीक है, और अब यहाँ पर जो है x1 + y1 + z1, इसमें प्लस x1 गेंदें डाल दी, इसमें y1 गेंदें डाल दी, और इसमें z1 गेंदें और डाल दी, और x1 + y1 + z1 की जो वैल्यू है 6 उसमें ऑलरेडी हमने डाल दी। ठीक है, 3 में से किसी एक बक्से को चूज करके उसमें 6 गेंदें डाल दी। 3C1 तरीके से एक बॉक्स चूज कर लिया, उसमें 6 गेंदें डाल दी, आइडेंटिकल गेंदें कोई भी 6 आपने डाल दी। अब बची 5 गेंदों को आंख बंद करके बांट दिया कि भाई किसी में भी चले जाओ। ठीक है, नॉन नेगेटिव तरीके से। तो ये 5 गेंदों को कैसे बांट सकते हैं, x1 के लिए 0 भी हो सकती है, y1 भी 0 हो सकता है, z1 भी 0 हो सकता है, नॉन नेगेटिव तरह से बांट दिए, तो 5 + 2 7c2 तरीके से बांट सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर ऐसा कर देते हैं तो जो जिस भी बक्से में आपने 6 गेंदें डाली थी वो हमेशा ज़्यादा हो जाएंगे इसके पास। अगर उसके पास कुछ नहीं भी आएगा तो बाकी लोगों के पास मिलके तो 5 ही होंगी ना, 6 तो मेरे पास ऑलरेडी है। अब उन 2 में 5 मिलके भी 5 हो गई, तो हमारे लिए तो उल्टा हो गया। हम तो चाहते हैं कि यार 2 को जोड़ के तीसरे से ज़्यादा रहे, पर यहाँ तो हमेशा तीसरे के पास ही ज़्यादा रहेंगे, बाकी 2 मिला के 5 से ज़्यादा हो नहीं सकते। अब मेरे पास तो ऑलरेडी 6 हैं। ठीक है, तो कहने का मेरा आंसर हो जाएगा 13c2 - 3c1 × 7c2। ये 3C1 समझ में आ रहा है क्यों किया है। 3C1 तरीके से वो बॉक्स चूज किया है तुमने 3C1 तरीके से, जिसमें ये तुम 6 गेंदे डाल रहे हो। कौन सी 6 गेंदे वो तुम्हें यूज करनी है क्योंकि वो आइडेंटिकल है। ठीक है, फिर बची हुई 5 चीज़ों को नॉन नेगेटिव तरह से कैसे ही बांट दो। तो ऐसा करने से हमारे पास उल्टा केस हो जाएगा। हम चाहते थे कि 2 का मिलके तीसरे से ज़्यादा रहे, या तो तीसरे के पास ही ज़्यादा हो गए। तीसरा मीन्स जिस बॉक्स तुम चूज करो 3C1 तरीके से उसके पास ज़्यादा हो जाएंगे।
तो हमने कहा इसको माइनस कर देंगे टोटल में से, और टोटल हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके थे पार्टीशन मेथड से 13C2। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इस तरीके से 13C2 माइनस 3 इंटू 7C2। ठीक है, 3C1 3 होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सी पार्ट इज द आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि 15 आइडेंटिकल थिंग्स हैं। ठीक है, और उनको इस तरह से लोगों में बांटना है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये 3 पार्ट हैं। ठीक है, कंपेरिजन टाइप का है, तो ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और ये तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ वेज कि ईच रिसीव एट लीस्ट वन, कि हर एक को कम से कम एक चीज मिल जाए। ठीक है, तो ने कहा पहले को x मिल जाए, 5 लोग हैं, दूसरे को x2, तीसरे को x3, फिर x4, फिर x5, और टोटल चीजें कितनी बांटनी थी 25। ठीक है, 25। तो ने कहा हाँ यार यहाँ पर सबको एक कम से कम देना ही था, तो कौन सा निकालोगे, नॉन नेगेटिव कि पॉजिटिव इंटीग्रेशन। तो ने कहा भाई पॉजिटिव इंटीग्रेशन निकाल लें। ठीक है, तो सबको पहले से ही उन्हें एक एक दे दिया, तो मेरे पास कितने बच गए 20। अब इसको नॉन नेगेटिव तरीके से बांट दें तो 4 प्लस के साइन दिख रहे हैं, तो ये मेरे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया 24C4। तो इसमें तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, अच्छा हमसे कह रहे हैं कि यार हर एक को ऑड नंबर ऑफ थिंग्स चाहिए। ठीक है, तो यार ये तो कई बार हो चुका है। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 की वैल्यू हर एक को ऑड नंबर ऑफ थिंग्स चाहिए। ठीक है, तो कम से कम तुम्हारे पास एक का कंडीशन इसमें है कि नहीं है, तो ऑड है तो यार 0 तो नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस है मिनिमम 1 तो होगा ही। ठीक है, 1 3 5 ऐसे चलेगा, तो इसमें कहने की जरूरत नहीं थी कि कम से कम 1 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ऑड है तो एक ही से स्टार्ट करना। तो मिलके कितना चाहिए 25। तो 5 चीजें अगर ऑड है तो सम ऑड ही आएगा, 25 भी ऑड है, अच्छी बात है, नहीं तो आंसर यहीं पे खत्म हो जाता क्वेश्चन कि 0 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 0 वेज होंगे। अगर हम 24 कर देते 25 की जगह, तो फिर 5 और चीजें मिलकर 24 नहीं हो सकती, 24 नहीं, इवन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ने कहा यहाँ पर वही चीज है कि 2a प्लस 1, 2b प्लस 1, 2c प्लस 1, फिर 2d प्लस 1, फिर 2e प्लस 1, और टोटल कितना 25। 5 माइनस कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई 10 होना चाहिए। a कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 करेंगे तो x11 हो जाएगा। अगर हम x2 x3 x4 x5 को मिनिमम कर दे 1, तो 4 ये हो गए, तो 21 उधर हो जाएगा जाके। ठीक है, 25 में से 4 ये चलेगा 21, तो x1 की सबसे बड़ी वैल्यू 21 कब आएगी, जब a की वैल्यू 10 हो जाए, यानी ए 10 तक वेरी करेगा। सिमिलरली बी सी और डी भी इसी तरीके से 0 से लेके 10 तक वेरी करेंगे। तो ये बहुत आसानी से नॉन नेगेटिव सोल्यूशन की तरह से निकाल सकते हो। तो 10 चीजें, 4 पार्टीशन दिख रहे हैं प्लस के साइन। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा 14C4। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर जाएगा 14C4, तो ये भी ए पार्ट में चला गया। ठीक है, अब कहना द नंबर ऑफ वेज ईच रिसीव एटलीस्ट वन थिंग बट नॉट मोर देन 11, यानी आपको कम से कम एक चीज तो देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑड वाला मामला नहीं है। ठीक है, कम से कम आपको एक चीज देनी ही देनी है, और ज्यादा से ज्यादा आप 11 चीजें दे सकते हो, तो यानी मैक्सिमम चीजों पे कंडीशन आ गई कि x1 की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 11 हो सकती है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा समझेंगे कि ये क्वेश्चन कोफिशिएंट मेथड का क्वेश्चन है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 की वैल्यू 25 होनी चाहिए। तो इसमें से जो वेरिएबल है वो 1 से लेके 11 के बीच में जा रहा है, ये हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो हम जनरलाइज कर दे रहे हैं कि एक्स आई की वैल्यू 1 से लेके 11 के बीच में आएगी, आई फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, कि आई की वैल्यू 1 हो जाए तो x1 हो जाएगा, 2 हो जाए तो x2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये सभी जो वेरिएबल हैं वो अब की बार क्वेश्चन की कंडीशन क्या कह रही है, द मिनिमम द नंबर ऑफ वेज ईच रिसीव एटलीस्ट वन बट नॉट मोर देन 11। तो 11 से आपको ज्यादा नहीं चाहिए, तो 11 तो चाहिए ना, 11 ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ यार इसको देखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, क्या आंसर आएगा। तो अब हमने कहा तो इसको गैप मेथड से करते हैं, टी की पावर 1 से स्टार्ट होएगा, टी की पावर 2 डॉट 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 टी की पावर 11, पावर इसकी हो जाएगी 5। और उसमें हम कोफिशिएंट किसका निकालना चाहेंगे,
टी की पावर 25 का, ठीक है। तो यार टी की पावर 5 तो हमें दिख रहा है कॉमन, टी की पावर 0 हो जाएगा, टी की पावर 1, टी की पावर 1 से कॉमन लिए 5 ब्रैकेट हैं तो टी की पावर 5 बाहर आ गया। इसमें हम चाहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ टी की पावर 25 आ जाए, ठीक है। तो ने कहा टी की पावर 5 को अगर हम हटा दें तो इसमें हमें कितना चाहिए होगा, कॉफिशिएंट किसका चाहिए, टी की पावर 20 का। अगर 20 ये मिल जाए, टी की पावर 5 तो ऑलरेडी बाहर बैठा हुआ है, तो यार टी की पावर 25 बन जाएगा। अब इस जीपी को थोड़ा सा ऐड कर लें तो 1 माइनस टी की पावर 11 की पावर 5 और 1 माइनस टी की पावर -5, इसमें टी की पावर 20 का ऑप्शन चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5c0 टी की पावर 0 आएगा, 5c1 टी की पावर 11 आएगा, इसके आगे 22, 33, 44, 55 भी आएगा। जो 1 माइनस टी की पावर 11 की पावर 5, उसमें 6 टर्म्स आएंगे, हमने केवल 2 टर्म्स की जरूरत है, क्योंकि 20 बनाने में 11 और 0 हमारी हेल्प कर सकते हैं, 22 क्या हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि अगली पावर तो टी की सब पॉजिटिव वाली पावर आने वाली है। तो यहाँ पर जो है समेशन के अंदर आ जाएगा 5 + r - 1 r इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर r। तो हमें का कॉफिशिएंट ऑफ टी की पावर 20 निकालते हैं, 2 ही केस बनने जा रहे हैं, ठीक है। पहले केस में जब वहां से टी की पावर 0 मिलेगा तो यहाँ से r के वैल्यू में क्या मिलनी चाहिए, उन्हें 20 मिल जाए, और अगली बार जब 11 मिलेगा तो हम 9 ले लेंगे। ये दिमाग में सेट कर लिया कि r के वैल्यू में 2 जरूरत पड़ेगी, एक बार 20 जब वहां से 0 मिलेगा, एक बार 9 जब वहां से 11 मिलेगा, ठीक है। तो 5c0 के साथ जब हम 20 लेंगे तो 20 + 4 24, c20 -5c1 वहां से मिला, टी की पावर 11 के साथ -5c1 कॉफिशिएंट मिल रहा है, उसका भी कॉफिशिएंट नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव लेने तो ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 9 रखने पर 9 और 4 13c9। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। अब ये हो सकता है कि एनसीआर की जगह NC n-r कर दें तो देखने में आंसर बदल सकता है कि 20c4 भी हो सकता है, ठीक है, इंटू 5c1, 20c4 5c1 13c4, ठीक है। तो उन्होंने 20 को 4 लिख दिया है, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है इसको हम 20c4 भी कहते हैं, 24c4 भी हमें देखो कैसे आया था, वो आया था जब हम लोगों ने पार्टीशन मेथड से किया था। वो गलत आंसर था, गलती क्या हो रही थी कि उसमें जो ये 5c1 इंटू 13c4 केसेस जो माइनस हो रहे हैं वो गलत केसेस हैं, उनको हटाने के बाद ये आ रहा है। तो इसका तरीका समझ में आ गया, कोफिशिएंट मेथड से निकालेंगे, कोई सपना तो आएगा नहीं कि 13c4 इंटू 5c1 कैसे आया, निकालो कैसे, ठीक है। तो यही उसका तरीका है कि हमने यहाँ पर पार्टीशन मेथड को रोक दिया वहाँ पर, क्योंकि हमारे पास रेस्ट्रिक्शन आ गई कि यार x1 की वैल्यू 11 से बड़ी नहीं हो सकती, और सम हमें जब 25 चाहिए सभी का, तो कहीं ना कहीं x1 के लिए उसमें जो है 20, 21 सब कुछ हो सकती थी। तो गलत आंसर्स भी आ रहे थे। वो गलत आंसर कितने होंगे, 5 इंटू 13c4, वो गलत आंसर में जब यहाँ हट गए तो आंसर आ गया। उन गलत आंसर को अलग से निकालने में बड़ा लंबा हो जाएगा, हमें उससे पार्टीशन मेथड से ही करना है, वो अपने आप गलत चीज़ों को हटा देगा, ठीक है। जैसे मान लो कहीं अगला टर्म एक 5c2 वाला भी जरूरत पड़ रहा होता, या तो 20 बनाने में टी की पावर 22 की जरूरत नहीं पड़ी, तो वो प्लस में आता माइनस में आता, इतना दिमाग न लगाएं, वो चीज़ें अपने आप कवर कर लेंगी, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते। कॉफिशिएंट मेथड टी की पावर 11 का कॉफिशिएंट ढूंढ के, टी की पावर 25 का कॉफिशिएंट ढूंढ के खुद बता देगा, ठीक है। तो है तो सबसे बढ़िया कॉफिशिएंट मेथड ही, क्योंकि उसमें हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। लेकिन वही है कि हम टाइम की वेस्टेज क्यों करें जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आसानी से हो सकता है, तो आसानी से कर लें, ठीक है। बस बाकी आपकी इच्छा है कि आप चाहो तो हर चीज़ पार्टीशन मेथड से भी कर सकते हो, सॉरी हर चीज़, सॉरी गलत करिए, हर चीज़ जो है कॉफिशिएंट मेथड से कर सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज 10 आइडेंटिकल टॉयज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among the 3 children such that first receive maximum 6। तो वही बात हो गई कि सबसे आपको 10 चीज़ें बांटनी तो हैं, लेकिन पहले बच्चे को 6 से ज़्यादा चीज़ें आप नहीं दे सकते हो, एंड सेकंड वाले को क्या करना है, मैक्सिमम 7 चीज़ें दे सकते हो, थर्ड वाले को मैक्सिमम 8। तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि कॉफिशिएंट मेथड का क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले बच्चे को हमने कुछ नहीं दिया या 1 दे दिया, मैक्सिमम दे सकते हैं हम, कितना है 6। तो ये दूसरे बच्चे के लिए देखते हैं, तो टी की पावर 0, टी की पावर 1 और मैक्सिमम दे सकते हैं 7, और थर्ड वाले के लिए टी की पावर 0, टी की पावर 1 और मैक्सिमम दे सकते हैं 9। तो मैक्सिमम कितना दे सकते थे, 8, सॉरी, ठीक है।
आने का इनके प्रोडक्ट में कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना होगा टी की पावर 10 का, कि अगर टी की पावर 10 का कोफिशिएंट मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो आने का 1 माइनस टी की पावर 7, 1 माइनस टी की पावर 8, 1 माइनस टी की पावर 9, और 1 माइनस टी कितनी बार आएगा, 3 बार डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाके हो जाएगा 1 माइनस टी की पावर -3। तो हमने कहा इसमें कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 10 ढूंढ लें तो काम बन जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो दिमाग लगाते हैं कि हम इन 3 ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई अपने हिसाब से करेंगे कि हमारे जितने से काम बन जाए। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 लोग आने चाहिए। देखते हैं कितने लोग काम के हैं। कहीं ना कहीं जब शुरुआत के 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का है। फिर टी के बाद 15 आएगा प्लस में, वो हम नहीं लिख रहे हैं, जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें 10 बनाना है। अब 1 माइनस टी की पावर 9 से इसका मल्टीप्लाई कराते हैं और अपने मतलब की चीज़ देखते हैं। मतलब की चीज़ आएगी जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक ही है, ये 1 लिखा हुआ है, वो टी की पावर 0 एक तरीके से। ठीक है, फिर टी की पावर 9 जब मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो टी की पावर 9 हमारे काम का आएगा, बाकी सारे हमारे काम के नहीं है। ठीक है, तो इतने से हमारा काम चल जाएगा, 4 केसेस बनने चाहिए। अच्छा, अब इस चीज़ को अगर ध्यान से देखें तो ये कितना लिखा है, समेशन ऑफ n प्लस आर माइनस 1 सी आर। अब तक तो ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, इतनी बार यूज हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि टी की पावर 0 लिख दिया 1 को, माइनस टी की पावर 7, माइनस टी की पावर 8, माइनस टी की पावर 9, और समेशन में जो है r प्लस 3 है ना, ठीक है, r प्लस 2 सी आर टी की पावर r। अब दिमाग में ये बना लिया कि जब वहां से r 4 केस बनने, जब टी की पावर 0 मिलेगा तो हमें r की वैल्यू 10 चाहिए होगी, क्योंकि हमें कोफिशिएंट किसका निकालना था, टी की पावर 10 का। 7 मिलेगा तो 3, 8 मिलेगा तो 2, 9 मिलेगा तो 1। तो ये 4 सोच हमारी होनी चाहिए कि हम अलग अलग केस में यहाँ से r को पकड़ेंगे 10, 3, 2, 1। ठीक है, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जब वहां से 0 मिलेगा तो यहाँ से 10 लेंगे। जब यहाँ से 7 मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो मिलना होगा मिलेगा, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ से टी की पावर 8 मिलेगा तो वहाँ से टी की पावर 2 पकड़ेंगे। फिर यहाँ से टी की पावर 9 मिलेगा तो यहाँ से टी की पावर 1 पकड़ेंगे। अगर पहले ब्रैकेट से टी की पावर 11 मिल जाता तो फिर तो किसी काम का नहीं था ना, इसलिए हमने हाई पावर्स को नहीं लिया था। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 अलग अलग केस दिमाग में आने चाहिए। अब बात करते हैं इनके कोफिशिएंट्स की। ठीक है, तो 0 के साथ तो 1 ही आ रहा है। ठीक है, और 7 के साथ -1 आ रहा है, 8 के साथ भी -1 आ रहा है, और 9 के साथ भी -1 आ रहा है। अब बात करते हैं दूसरे वाले ब्रैकेट में जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, उधर से उठाते हैं टी की पावर 10 को। तो आर को जब हम यहाँ पे 0 से लेके इनफाइनाइट तक चल रहे हैं, ठीक है, तो आर को जो हम यहाँ पे 10 चाहिए मेरे को, तो कितना आ जाएगा 12c10। फिर हम आर को 3 रखेंगे तो 5c3। फिर आर को हम 2 रखेंगे तो 4c2। फिर आर को हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3c1। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? तो वहाँ से सब प्लस ही में आते हैं सीरीज में, इनफाइनाइट सीरीज में सारे टर्म पॉजिटिव भी थे, तो इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 12c2 कितना होता है, 12c2 ये हो गया 11 इंटू 6 यानी 66, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 3, तो 660। तो ये 47 इज द फाइनल आंसर। तो ऐसा तुम 47 तरीके से कर सकते थे, जो कि अगर हम पार्टीशन मेथड से करते तो कितना आता 66। उसमें से ये केस घटाने पड़ गए हमारे को, क्योंकि सारे केस ही गड़बड़ वाले होंगे। ठीक है, अब बात सारे क्वेश्चन वहाँ पे माइनस आ गए, बाई चांस हम माइनस में आ गए। कभी अल्टरनेट प्लस माइनस भी चल सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि जो कोएफिशिएंट आ रहा है इस ब्रैकेट से प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है। जो इनफाइनाइट सीरीज वाले कोएफिशिएंट होते हैं वो तो हमेशा प्लस का ही होते हैं। ठीक है, तो होप यार ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट मेथड का एक अच्छा क्वेश्चन मिल गया, और इस टाइप क्वेश्चन को हम प्रेफर करना चाहेंगे कि जिसमें कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो बच्चे का क्लियर ही है, अगर कैलकुलेशन ज़्यादा दिखाओगे तो टाइम बर्बाद है और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे मान लो 3n मार्क्स वाला क्वेश्चन था, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि हम ऑप्शन मेथड से बहुत ज़्यादा 50 डाइस पे कर रहे हैं और सम जो है ला के दे रहे हैं कि 100 आ जाए, ठीक है, या 200 आ जाए। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, कि मतलब कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि ऑप्शन मेथड कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं यूज़ करना है, ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, जो आज का जो क्लास है उससे आपको काफ़ी आइडिया हुआ होगा। ठीक है, और अभी नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग उस पर कुछ थ्योरी और बची हुई है उसको कवर करेंगे आइडेंटिकल थिंग्स के केस में, और फिर मिसलेनियस प्रॉब्लम्स और देखेंगे इसमें हर टाइप की क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, उनको भी फिर ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो 2 क्लास आपके पास पूरी पूरी हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है, बस साथ साथ में चलते चले जाएं,
सीखते चले जाएं, जो हम सिखाना चाहते हैं, जिस तरीके से हम बताना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं द नंबर ऑफ वेज इन विच ए स्टूडेंट कैन आंसर द 4 क्वेश्चंस। आपको 4 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं फ्रॉम ए पेपर कंटेनिंग 3 सेक्शंस, और हर सेक्शन में 5 क्वेश्चन है। पहले सेक्शन में 5 क्वेश्चन है, दूसरे में 5 क्वेश्चन है, तीसरे में 5 क्वेश्चन है, और उसमें से 15 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो कितने तरह से आप कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है। तो मैंने कहा पहले सेक्शन से हम एक्स करेंगे, दूसरे सेक्शन से वाई करेंगे, तीसरे सेक्शन से जेड क्वेश्चंस करेंगे। तो टोटल क्वेश्चंस मेरे को कितने करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आपको टोटल करने हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ वेज इन विच द स्टूडेंट कैन आंसर द 4 क्वेश्चन फ्रॉम ए पेपर कंटेनिंग 3 सेक्शन, 5 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन। ठीक है, तो ये जो है एक्स की वैल्यू 0 से लेके 5 हो सकती है, वाई की वैल्यू भी 0 से लेके 5 हो सकती है, क्योंकि 5 से ज़्यादा तो किसी सेक्शन में क्वेश्चन है ही नहीं। तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करने तो आपको 4 ही हैं। अगर मान लो करने 10 होते तो एक बार सोचना पड़ता कि यार 5 से ज़्यादा नहीं है, तो फिर कोएफिशिएंट मेथड से करते। ये वाला क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट हो जाएगा पार्टीशन मेथड से, क्योंकि एक्स की वैल्यू 4 तक जा सकती है, क्योंकि हमें सम 4 चाहिए। अगर वाई और जेड 0 भी हो गए तो भी एक्स से काम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या जाएगा, 4 + 2 C2। तो ये पार्टीशन मेथड से क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमारे पास जो है मैक्सिमम पे जो कंडीशन है वो 5 है, जो कि हमारे पास ओवरऑल जो सम चाहिए वो 4 है। तो ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी, कोई केस छूटेगा नहीं आपके पास। ठीक है, अगर हमें 10 क्वेश्चन करने होते तो फिर ये एक अच्छा क्वेश्चन होता, फिर हम कोएफिशिएंट मेथड से करते। ठीक है, जैसे अभी पहले वाला क्वेश्चन किया था, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब तो प्रैक्टिस हो गई है। तो 16C2 की वैल्यू यार 15 होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 15। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं इन ए बेकरी 4 टाइप्स ऑफ बिस्कुट्स आर अवेलेबल। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज ए पर्सन कैन बाई 10 बिस्कुट्स इफ ही डिसाइड टू टेक एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच वेराइटी। तो आपके पास अलग अलग पार्ले के बिस्कुट, ब्रिटानिया के अलग अलग 4 कंपनीज के बिस्कुट हैं। ठीक है, और सब आइडेंटिकल हैं, पार्ले जैसे आइडेंटिकल हैं, ब्रिटानिया अपने एक जैसे आइडेंटिकल हैं। तो इस टाइप से 4 अलग अलग वैरायटी के बिस्कुट हैं, और आपको 10 बिस्कुट बाई करने हैं। ठीक है, तो 10 बिस्कुट्स आपको खरीदने हैं, और हर वैरायटी का एक एक होना जरूरी है। ठीक है, तो हमने सोचा पहली वैरायटी के X1 लेंगे, दूसरी वैरायटी के X2 लेंगे, तीसरी के X3 लेंगे, और चौथी के X4 लेंगे, और टोटल 10 लेंगे। कम से कम एक सबका लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आपको चाहिए कि हर वैरायटी से हमने X1 X2 X3 X4 ले लिए, और सबको एक एक लेने ही थे। सबको अगर एक 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 दे दें, ठीक है, कि एक तुमको यार दे दिया, एक तुमको दे दिया, एक इनको दे दिया, एक इनको दे दिया, तो देने वाले को यहाँ एक 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 दिखा दिया। अब देने के बाद 6 बचे, इनको नॉन नेगेटिव तरह से बांट दें। कैसे, 6 + 3 C3, तो ये हो जाएगा 9C3। तो 9 × 8 × 7/3 × 2 × 1, तो ये 3, ये 4, 12 × 7, तो 84। तो 84 तरीके से आप इसे 10 बिस्कुट को ले सकते थे कि हर वैरायटी का कम से कम एक मिले। टोटल वैरायटीज आपके पास 4 अवेलेबल हैं, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 84 आ गया आंसर। करें इन हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 100 and 10⁴, so that the sum of so that have the sum of their digits। सम एक ही बार होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ गलत हो गया। so that the sum of their digits, ठीक है, of यहाँ पर sum of their digits is 14। How many integers between 10⁻² to 10⁴ have the sum of their digit equal to 14। ठीक है, कि सम ऑफ डिजिट जो है हमें 14 कैसे मिल सकता है। तो हमने कहा यार 10 की पावर अगर 4 है तो नंबर मैक्सिमम कितने डिजिट का हो सकता है, 4 डिजिट का। ठीक है, तो पहले डिजिट X1 हो गई, फिर X2 हो गई, फिर X3 हो गई, फिर X4 हो गई। इन 4 डिजिट का सम हम चाहते हैं कि 14 हो जाए। तो यहाँ पर जो है 14 तो हो जाए, पर अगर तुमने इसमें पार्टीशन मेथड से कर दिया तो X1 की वैल्यू कहीं ना कहीं 11, 12, 13, 14 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मालूम है कि X1 की जो वैल्यू आएगी, जो डिजिट है, वो 0 से लेके 9 तक जाएगी। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं X1 X2 X3 X4 एक 4 डिजिट नंबर मान के चले। ठीक है, अगर X1 0 हो गया तो 3 डिजिट का हो जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट के नंबर भी इसमें काउंट किए जाएंगे। और 100 से ऊपर है तो 2 डिजिट के काउंट नहीं किए जाएंगे, उसको हम बाद में देख लेंगे।
ठीक है। हम यहाँ पे x1 x2 और x3 को 0 भी ले सकते हैं, हम मान के चल रहे हैं कि 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो ये में भी 0, ठीक है। तो नंबर जो है यहाँ पर 4 डिजिट का भी हो सकता है या 3 डिजिट का भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत में ये 0 भी हो सकते हैं, या 2 डिजिट का भी हो सकता है, इवन 1 डिजिट का भी हो सकता है, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि x4 भी 0 हो सकता है, तो ये सब 0 भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये शुरुआत में 0 भी आ सकता है, तो हम 0 से लेके 9 में 0 को रोक नहीं रहे, क्योंकि हमें 3 डिजिट और 4 डिजिट को तो कवर करना ही है, 2 डिजिट को भी कवर करना है, सॉरी 2 डिजिट को कवर नहीं करना है, 100 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 डिजिट और 4 डिजिट और को कवर करना है, ठीक है। तो होने का ये सारे जो नंबर्स हैं इनका जो डिजिट्स का जो सम आना चाहिए वो 14 आना चाहिए। पहले दिमाग इस पे लगाते हैं कि सम ऑफ जो डिजिट्स आ रहा है वो 14 कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हर चीज जो है 0 से लेके 9 तक आ रही है, तो मैक्सिमा पे कंडीशन आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन किसका है मेरे पास, कोफिशिएंट मेथड का। तो t की पावर 0, t की पावर 1 से लेके t की पावर 9 की पावर 4 में हम कोफिशिएंट ढूंढना चाहेंगे t की पावर 14 का, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स हमको चाहिए था 14, ठीक है। तो का 1 माइनस टी की पावर 10 की पावर 4, 1 माइनस टी की पावर -4, इसमें हम t की पावर 14 का कोफिशिएंट ढूंढना चाहते हैं। तो इस पे 4c0 टी की पावर 0 -4c1 टी की पावर 10, केवल 2 टर्म काम के हैं, क्योंकि 14 बनाने के लिए 20, 30, 40 की जरूरत नहीं है। तो शुरुआत के जो 5 टर्म्स थे 1 माइनस टी की पावर 10 की पावर 4 में, उसके शुरुआत के 2 टर्म हमारे काम के हैं, इससे मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या जाएगा, समीशन में आ जाएगा 4 + r - 1c r टी की पावर r इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और हम ओवरऑल चाहते हैं कि टी की पावर 14 मिलके आ जाए, ठीक है। मैंने कहा यार यहाँ से 4c0 आ गया तो टी की पावर 0 मिल गया। जब टी की पावर 0 मिल गया तो यहाँ से कितना चाहिए होगा मेरे को, 14, जब 10 मिलेगा तो 4। तो माइंड सेटअप कर लिया कि हमें 14 और 4 की जरूरत पड़ेगी इनफाइनाइट सीरीज में r की वैल्यू की, ठीक है। तो यहाँ से जो है 14 जब डालोगे तो कितना जाएगा, 17c14 माइनस, अब यहाँ से मिला 4c1, तो अब वहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, जब 4 डालोगे तो 7c4, ठीक है। तो यहाँ पर इससे मेरा जो है आंसर आ जाना चाहिए 17c14, 17c14 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो यार इसको निकालना पड़ेगा, तो 680 आएगा माइनस का 4, और 7c4 या 7c3 की वैल्यू तो 35 सेम होती, तो 680 हो गया, 680 माइनस 140, तो 40 यानी 540 इज द आंसर, ठीक है। तो 540 आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कुछ केसेस आपके पास गड़बड़ भी हो गए, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि सम ऑफ डिजिट जब मेरे पास 14 आ रहा है तो 1 डिजिट का नंबर तो नहीं हो सकता, तो इसमें अभी यहाँ पे एक्सक्लूड करने पड़ेंगे 2 डिजिट नंबर्स whose सम ऑफ डिजिट्स जो आ जाए वो 14 हो जाए। जैसे मान लीजिए 77 एक नंबर आ गया, 77 इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत में अगर 0 0 हो गया x1 और x2, और ये x3 के लिए 7 और x4 के लिए, तो ऐसा नंबर भी तो मेरे पास बन रहा होगा 4 डिजिट के नंबर के हिसाब से। उसको क्या मालूम कि हम 4 डिजिट बना नहीं पा रहे हैं, वो तो 3 डिजिट मान के चल रहा होगा। तो इस तरह से 0 0 8, और इसके बाद अगर 14 चाहिए तो यहाँ से 6, ठीक है। तो 8 ये भी बन रहा होगा, फिर 0 0 6 8 भी बन रहा होगा, मैंने कहा 0 0 9 5 और 0 0 5 9, ऐसे ये जो 5 नंबर बन रहे हैं, इनमें सम ऑफ डिजिट्स मेरे पास 14 आ रहा है, ये 5 नंबर भी इनमें काउंट किए गए हैं, ठीक है। क्योंकि हमने जब नंबर बनाने की कोशिश करी है उसमें x1 x2 को हमने 0 भी लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं भी बन जाएगा। और अगर 1 डिजिट के नंबर बने तो उसमें मैक्सिमम क्या हो सकता है, 9, 0 0 0 9, तो सम ऑफ डिजिट 14 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसको हमें हटाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा उसमें से ये 5 आंसर और एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, ठीक है।
तो वैसे तो यार 540 ही आ रहा था, लेकिन हमें जो फाइनल आंसर आएगा उसमें थोड़ा सा ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहीं गलत आंसर तो नहीं आ जा रहा इसमें। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आएगा 535। ठीक है, तो ठीक है यार, आज इतने ही रखते हैं। तो आगे जो है अगली क्लास में जो है इस पर कुछ थ्योरी और कवर करते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेंगे सारे क्वेश्चनों को एक बार, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसका कॉन्सेप्ट एक बार फिर से यूज़ करना है मेरे को। तो ओके बाय।